हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसको पढ़ते पढ़ते हम आ गए थे एटम्स ऑफ मॉडल पे, यानी एटॉमिक मॉडल्स पे, जहाँ पे हमने देखा था कि एटम के अंदर किस तरीके से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, किस तरीके से उनकी ओरिएंटेशन है, उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की थी थ्रू जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब आ गया है हमारे पास बोहर्स मॉडल। तो क्या है यहाँ बेसिकली कि बोहर्स ने वर्क किया था लिमिटेशंस जो थी रदरफोर्ड की उन पे। अब हमें पता है कि रदरफोर्ड ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी वो थी द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने ये बोला था कि जो हमारे पास एक एक्सल चार्ज पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और जब वो एक्सेलरेट करेगा तो उसके एक्सेलरेशन के कारण वो रेडिएशन इमिट करेगा, और उस रेडिएशन से उसका स्पाइरल मूवमेंट होके वो एक पॉइंट पे आके न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए। उसने इस जो अपनी लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी अंदर स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की। तो इसीलिए उसकी इस स्टेटमेंट को, या आप बोल सकते हैं इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोहर ने अपने मॉडल में काम किया। तो जो उसका फर्स्ट आउटकम था उसके मॉडल का वो यही था कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे काम किया। दूसरा, ड्युअलिटी जो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो बोहर्स ने जो है एक्सप्लेन की। मतलब ड्युअलिटी मतलब किसी भी, अगर कोई भी आप रेडिएशन मान रहे हो, आपके दिमाग में रेडिएशन सुनते ही क्या आया होगा, कोई ना कोई वेव आई होगी। तो वो ये बोलते हैं कि आपके पास जो रेडिएशंस हैं जितनी भी, स्पेशली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। कि कोई भी रेडिएशन एज अ पार्टिकल और एज अ वेव डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके साथ इंटरेक्शन क्या हुआ या किस प्रोसेस के अंडर वो रेडिएशन जा रही है। थर्ड था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि किसी भी जैसे हर इंसान का ब्लूप्रिंट अपना अलग होता है, फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, आई स्कैन अलग होता है, ऐसे ही हर एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट द एक्सरे ऑफ द एटम। तो वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसको एक्सप्लेन कौन कर पाया था, बोहर्स मॉडल। फिर बाद में देखा गया था कि बोहर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, पर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो भी फेल हो गया था। पर देखा जाए तो बोहर्स मॉडल ने काफ़ी सारी, आप देखिए, डिफरेंट सेक्टर्स को उसने कवर किया था। तो इसीलिए इस मॉडल को काफ़ी अच्छा उस टाइम पे माना गया था, क्योंकि इसने काफ़ी लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश की थी। तो हम वन बाय वन इन सब चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से बोहर ने अपने मॉडल के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उसको उसने अपनी जो मॉडल था उसकी स्टेटमेंट्स बनाया, अपनी ऑब्जर्वेशंस में शामिल किया। और लास्ट में हम देखेंगे कि फिर बोहर्स में भी क्या लिमिटेशन रह गई कि नेक्स्ट मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो क्या है कि बोहर ने बोला कि आपने अब तक ये पढ़ा था कि बीच में आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहा है, जस्ट लाइक जैसे सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जस्ट लाइक दैट प्रोसेसर से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। पर रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि ये जो एनर्जी होती है इन ऑर्बिट्स की, वो क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स कि अगर पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पे है तो जब तक उसको बाहर से कोई एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा, ना ही उसकी एनर्जी बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। वो इसी फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। दैट मीन्स जो हमने क्लासिकली जो कॉन्सेप्ट यूज किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या कर रहा था, रेडिएशन एमिट कर रहा था और फाइनली किस में आके गिर जा रहा था, न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। पर यहाँ बोहर्स क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनके अंदर हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जब तक बाहर से एक्सटर्नल कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, ना ही वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता, ना ही कूद के ऊपर जा सकता है, और ना ही उसको अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और न्यूक्लियस में आके गिरेगा। यानी अगर ऐसा नहीं होगा तो एटम अपने आप में स्टेबल रहेगा। यानी उसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको एक्सप्लेन किया।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट मीन्स आपके पास अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को पढ़ना है कि कब हमारे पास कोई भी रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, किन केसेस में। मेनली हमें वो केसेस डिस्कस करने हैं और देखना है कि हाँ इन केसेस में पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है और यहाँ वेव की तरह एक्ट कर रही है। और फिर उसने एक जनरलाइज हमें बताया कि कब हमारे पास कोई भी रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है और कब एज अ वेव बिहेव कर रही है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये होती क्या है, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए अब आया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए जब आपने रेडिएशन वर्ड सुना तो आपके दिमाग में कुछ इस टाइप से आया होगा कि जैसे साउंड वेव होती है, इस तरीके से कुछ वेव्स होंगी, पक्का इस टाइप से कोई वेव होंगी। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, रेडिएशंस आर नथिंग बट दी वेव्स। वेव्स होती क्या हैं, आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वेव्स जो होती हैं एक तरीके की डिस्टरबेंस होती हैं। मतलब अब अगर जैसे कि आप पानी है, एक बिल्कुल स्टिल वाटर है, अगर आप उसमें पत्थर फेंकते हो तो आपको क्या दिखता है, ये सर्कुलर आपको क्या मिलेंगे, सर्कल्स में वहाँ पे जनरेट होते हुए मिलेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके की डिस्टर्बेंस ही तो है। तो वेव्स क्या होती हैं, डिस्टर्बेंस होती हैं दैट प्रोपगेट थ्रू स्पेस टाइम विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो वेव्स होती हैं वो स्पेस और टाइम के साथ, मतलब वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और टाइम के साथ साथ वो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती रहती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक बेल है, ठीक है, और आपकी स्कूल की बेल जैसे रिंग हुई तो आपने किसी हैमर से इसको क्या किया, बीट किया। तो आपने देखा होगा जैसे हम उसको क्या करते हैं, बजाते हैं, तो वो ऐसे 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 वो बेल हिलती है। तो वो जो वेव जनरेट उससे हुई है, जो साउंड वेव उससे निकली है, उससे क्या हो रहा है, हर पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किससे, इस डिस्टर्बेंस से। तो वेव से जनरली होता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, स्पेस एंड टाइम के थ्रू, और वो एक टाइप की डिस्टर्बेंस है। चलिए अब हमें ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। हमारा जो मेन एम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना है। पर रेडिएशन वर्ड से हमारे दिमाग में क्या आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कैसे करेंगी, उन सब चीज़ों को जानने के लिए ये चीज़ समझ में, आप दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि वेव्स ऐसी स्पीशीज़ या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस हो रही हैं। जहाँ भी डिस्टर्बेंस होगी और स्पेस और टाइम के साथ वहाँ वेव्स जनरेट हो जाएंगी और वहाँ होगा क्या, एनर्जी का ट्रांसफर। अब देखिए मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब ये नहीं है कि बेल का पार्टिकल जैसे ही हमने बेल बजाई तो ये नहीं है कि बेल का एक पार्टिकल निकल के यहाँ आ गया और एक पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। वो पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे मैटर ही मूव कर रहा है, पर मैटर मूव नहीं कर रहा होता है, वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये जैसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं तो देखिए इस टाइप की क्या कर रहे हैं, वेव्स डिस्टर्बेंस को जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं वेव के जिनको आपको समझना जरूरी है, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी निकलते हैं जिनको आप न्यूमेरिकल्स में फर्दर यूज़ करते हो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे कि उनका मीनिंग क्या है तो आप न्यूमेरिकल्स में ईजिली उनको यूज़ कर पाओगे। तो देखिए ये हमारे पास एक वेव है, इस वेव को रिप्रेजेंट करने के तरीके में मैंने वाई एक्सिस पे लिया है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। मतलब मैं जैसे जैसे इस मीन पोजीशन से, शुरुआती पोजीशन से, आप ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ एक बॉल टांग दी है, ऊपर से मैंने हैंग कर दिया है और एक बॉल को टांग दिया है। मैं बॉल को यहाँ से पकड़ रही हूँ और एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जा रही हूँ और फिर उसको यहाँ ले जाके छोड़ दे रही हूँ। तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और ऐसे चलती रहेगी और फिर लास्ट एंड में आके ऐसे रुक जाएगी। तो ये जो पोजीशन है जिस पे आके वो रुक गई है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या हम बोल सकते हैं उसकी मीन पोजीशन है। तो ये पोजीशन मीन पोजीशन है और ऐसे यहाँ ये जो दो पोजीशन ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो देखिए मीन पोजीशन से वो क्या हो रहा है कि पहले कुछ ना कुछ हाइट पे गया, रीच हुई हाइट्स पे, और फिर एक किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ज़ीरो, फिर नेगेटिव में, फिर उसके बाद बढ़ने लगा,
फिर 0, फिर लगातार बढ़ा है। तो आप इससे क्या देख रहे हैं कि जो वेव है वो बढ़ भी रही है और घट भी रही है, बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो अब अभी आपको जो बढ़ने वाले पार्ट दिख रहे हैं जो कि हम्प हैं ऊपर की साइड, इनको आप बोलते हो क्रस्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन जस्ट लाइक सिमिलर है उसको आप बोलते हो ट्रफ। जितने भी ऊपर के हम्प्स होते हैं आप उनको क्रस्ट बोलते हो, उनके जस्ट एडजेसेंट उनके नीचे वाले हम्प्स को आप क्या बोलते हो, ट्रफ बोलते हो। समझ में आया? अब देखिए, जब भी मैंने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक लेके गई तो देखिए एक्सट्रीम तक चला गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये भी धीरे धीरे वैल्यू नीचे आएगी। डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। यहां से मैं इसको यहां ले गई, डिस्प्लेसमेंट क्या मीन्स क्या है, मोशन या फिर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए उसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम बढ़ता गया और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वो धीरे 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 दोबारा मीन पोजीशन पे आने लगा, धीरे 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 दोबारा मीन पोजीशन पे आने लगा, फिर उसके बाद वो दोबारा वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने लगा। इस तरीके से चलता रहेगा और डिस्टर्बेंस भी चलती रहेगी। तो मीन पोजीशन से किसी भी पीक पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आप ये जो डिस्टेंस होगा आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ये वाला कंसिडर कर लीजिए, ये कंसिडर कर लीजिए, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होगा इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और वेव के पैरामीटर्स। आगे है हमारे पास एम्पलीट्यूड। मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट टू क्रस्ट, कि आपके पास रेस्ट पोजीशन थी ना ये वाली, और रेस्ट से किसी भी क्रस्ट तक का, या फिर आप बोल सकते हो ये वाली रेस्ट है तो यहाँ से लेके ट्रफ तक का, ये सारे क्या हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं, राइट। और हम आप ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि बॉटम की पीक को आपने ट्रफ बोला है, अबो की पीक को आपने क्रस्ट बोला है। चलिए अब एक अच्छा सा और आगे पैरामीटर देखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या देखा कि इस मीन पोजीशन से नंबर ऑफ वेव्स निकल रहे हैं। अब एक देखिए, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम मैं बना रही हूँ जिसमें ये वेव्स बिल्कुल पास पास में हैं। तो देखिए टाइम दोनों का मान लीजिए यहाँ तक 5 सेकेंड हुआ है, यहाँ तक भी क्या हुआ है, 5 सेकेंड हुआ है। अब देखिए जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है तो एक वेव बन जाती है। तो ये एक वेव है, एक दूसरी वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई। अब कितनी है, 1 और 2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेव हैं। यहाँ कितने क्रस्ट ट्रफ मिलके, एक क्रस्ट एक ट्रफ, तो यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हुई, दूसरी यहाँ कंप्लीट हुई, तीसरी यहाँ कंप्लीट हुई, चौथी यहाँ और पांचवी यहाँ, यानी यहाँ पे 5 वेव हैं। तो अगर हम 5 सेकंड में का ही टाइम ले रहे हैं तो 5 सेकंड में यहाँ तो सिर्फ 2 वेव जनरेट हो रही हैं और यहाँ 5। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूसिंग कहाँ से, मीन पोजीशन से पर सेकंड कहाँ ज़्यादा है, यहाँ। तो इस वाले जो पैटर्न की जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक हमारे पास 1 सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी आपके पास वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। अब वेवलेंथ है क्या, वेवलेंथ होता है क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस या फिर ट्रफ टू ट्रफ का। अब देखिए कि क्या है, अगर ये एक वेव है तो यहाँ पे अगर ये जो एक ये क्रस्ट है और एक ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ तो ये वेवलेंथ है, लैम्डा है। यहाँ जो होंगे नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है तो लैम्डा छोटा होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है पर लैम्डा क्या है, कम। तो किसी भी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी लैम्डा हमेशा कम ही होगी। इसको हमने इस फॉर्मूले से क्या कर दिया, प्रूव भी किया है। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो क्या आ जाएगा, C बाय न्यू। यानी आप रेसिप्रोकल रिलेशन देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे लैम्डा को बढ़ा रही हूँ फ्रीक्वेंसी घट रही है, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लैम्डा बढ़ रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जहाँ C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये हमारे पास फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड इनवर्स में है। सेकंड इनवर्स में क्यों है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होती है 1/t टाइम का, क्योंकि ये हमने ये देखना पर टाइम पर सेकंड में, और सेकंड पर सेकंड क्या होता है, टाइम की यूनिट, तो 1/t फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, हर्ट्स भी, ऐसे HZ भी लिख सकते हैं। तो आप सेकंड इनवर्स लिखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट, या HZ लिखिए, सेम ही होता है। अब देखिए है वेव नंबर।
वेव नंबर को हम म्यू से जैसे फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं सेम एज इट इज़ और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मीन क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होती है आपके पास ये, तो अगर मैं इसका ऊपर बार लगा दूं तो ये सी गायब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ओनली 1/λ। यानी लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ थी, डिस्टेंस था क्रस्ट टू क्रस्ट का डिफरेंस या फिर ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होता है, तो न्यू इनवर्स यानी वेव नंबर हमेशा क्या होगा, मीटर इनवर्स में होगा, यानी डिस्टेंस का क्या होगा, इनवर्स होगा। वेव नंबर हमें बताता क्या है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, जैसे कि फ्रीक्वेंसी में क्या था, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम के अंदर, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव लेंथ्स आ रही हैं पर यूनिट डिस्टेंस में। आपको बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि जैसे न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, न्यू बार लगाने से ये सी हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 1/λ। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी रिलेशंस जैसे कि अभी ये न्यू बार वाला रिलेशन भी यहीं से फाइंड आउट हो सकता है। आप न्यू को इधर रखिए, सी बाय लैम्डा को ले आइए, जैसे ही आप बार लगाना चाहेंगे सी हट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे है टाइम पीरियड ऑफ वेव। किसी वेव का टाइम पीरियड क्या है। अब मैंने बताया आपको जो वेव्स हैं वो क्या है, एक तरीके की डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस है तो वो किससे प्रोड्यूस हो रही होंगी, देखिए आप अपने इस बॉब को देखा था जो मोशन कर रहा था, इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन। और ओसिलेशन से हमें क्या दे निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा उसको एक ओसिलेशन पूरा करने में। यानी कि इस मीन पोजीशन से वो चला, अपनी इस एक्सट्रीम पे गया, फिर इस एक्सट्रीम पे गया और आके बीच में रुक गया, तो ये है उसका टाइम पीरियड एक ओसिलेशन कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस जो कवर किया है उसने, हम उसको मान लेते हैं 2π डिस्टेंस होता है, 360 अगर वो डिस्टेंस कवर किया है तो ओमेगा उसको स्पीड रखनी होगी। क्योंकि जब भी आप एंगुलर चीज़ों की, आप स्फेरिकल का टर्म्स में आ जाते हैं तो आपको एंगुलर टर्म्स यूज़ करनी होती हैं, ना कि आप डायरेक्ट स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। हम ओमेगा यहाँ यूज़ करेंगे। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो हमेशा यूनिट क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/ω। एक और रिलेशन आपको ने क्या याद रखा था अभी, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये वही है कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी लैम्डा उतनी कम होगी। देखिए इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव ज़्यादा निकल रही है ना किसी एक पॉइंट पे इसी फिक्स टाइम इंटरवल में, और यहाँ सिर्फ दो ही वेवलेंथ निकल रही हैं, दो वेव्स निकल रही हैं, तो वेवलेंथ इनकी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब ये तो था वेव्स का इंट्रोडक्शन कि वेव्स में क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा का मीन क्या होता है, क्योंकि उससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हमें गिवन दे दिया जाएगा कि हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमें पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है या लैम्डा गिवन है, कोई एक पैरामीटर की अगर हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वर्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हम क्या समझते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या समझते हो भाई, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट्स हों, मतलब ऐसी वेव, जैसे मान लीजिए ये वेव है कोई, ये हमने क्या लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाहर की तरफ जो ऐसे पेन बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है ये जेड एक्सिस है, और जो इस तरीके से है उसको हमने क्या माना है, वाई एक्सिस माना है। तो अब देखिए क्या है कि ये हमने कंसीडरेशन किया है, वैसे आपको पता है ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो बाहर की तरफ आती है अबोव द प्लेन ऑफ पेपर वो जेड एक्सिस होती है। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी हमें। तो क्या है कि यहाँ बोला गया है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में क्या मूव कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इनके क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों ही एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स वो वेव जो है ना आपको दोनों डायरेक्शन में चलती हुई दिखेगी। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के भी, और किस चीज़ के भी परपेंडिकुलर होती हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, कि जिस डायरेक्शन में उनको प्रोपोगेट करना था उसके भी ये दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। आगे देखिए कि जैसे अभी हमने किसी भी वेव के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर, उस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी तो क्या हैं, वेव्स ही हैं, एक तरीके से डिस्टर्बेंस ही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी अपनी क्या होंगी, वेवलेंथ होंगी, फ्रीक्वेंसी होंगी, एम्पलीट्यूड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाकी अदर वेव्स से थोड़ा डिफरेंट होती हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। हमने जो वेव की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या देखा था कि वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल करती हैं थ्रू स्पेस एंड टाइम, और वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करती हैं। पर ये एक टाइप की ऐसी रेडिएशन है जो कि स्पेस में भी मूव कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मीडियम नहीं होता ना, आपको आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, वहाँ पे कोई एयर ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है कोई। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो हैं ये इनको मीडियम की ही ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट मीडियम भी क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती हैं। इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। दैट मीन्स c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर एक सेकेंड में मूव करती हैं। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखिए अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक नहीं होती है, ये बहुत सारी रेडिएशंस का एक बंच होता है, एक कलेक्शन होता है जिनको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। उनका बोल सकते हैं ना, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो चलो अब वही देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने कैसे एक पैटर्न में अरेंज किया हुआ है जिससे उनको स्टडी करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये हमने क्या लिखा है, निमोनिक लिखा है कैसे, RMI UV XY कॉस्मिक। RMI आप लिखेंगे, फिर UV और फिर XY, फिर कॉस्मिक रेज। आगे देखिए ये इसको हमने R से हमने क्या माना, रेडियो वेव्स, M से माइक्रो, I से इंफ्रारेड, U से यूवी रेज, आप जो सन से बोलते हो सन से यूवी रेज आती है, V से विजिबल, X से एक्स रेज, Y से गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनको हमने कुछ किसी स्पेसिफिक पैटर्न पे अरेंज किया हुआ है। आज हमने भी फॉर्मूला देखा था C = न्यू लैम्डा। अगर मैं किसी एक पैटर्न के बारे में बात करूं, दूसरा उसके जस्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C/λ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली उसकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी। तो देखिए जैसे जैसे हम रेडियो वेव से कॉस्मिक वेव तक जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, एनर्जी बढ़ने लगती है, उनकी पेनिट्रेट करने की पावर बढ़ती रहती है। जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी तो एक्स रेज जो होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि हमारी बोन्स के में से भी क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। उनकी टेंडेंसी होती है टू पेनिट्रेट बिकॉज ऑफ हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हमने क्या देखा, जैसे हम रेडियो वेव से राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो गामा रेज, कॉस्मिक रेज तक, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी इनकी। यानी रेडियो वेव की क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, कॉस्मिक रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इनकी हाईएस्ट वेवलेंथ है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर कम इसका, फिर कम इसका, फिर कम इसका, ऐसे ऐसे कम करते सबसे कम वेवलेंथ होगी इसकी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछूं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और अप टू सोन कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा।
अब देखिए, यहाँ आपने जो एक रेंज देखी है दैट इज़ विजिबल रीजन। इस रीजन में ही आपको सारी चीज़, जो भी वर्ल्ड है हमारा, जो भी विजिबल हो पा रहा है वो विजिबल रीजन में होता है, जिसके अंदर हमारे पास कलर आते हैं विबग्योर। आपने देखा होगा 7 कलर जो हमारे पास रेनबो में होते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं। क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 400 से 700 नैनोमीटर तक। आप इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? C = न्यू लैम्डा। यहाँ से अगर आप 400 लो तो आपके पास लैम्डा क्या है? 400। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10⁻⁹ मीटर। न्यू = C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। 300 से इसको डिवाइड करके आपको फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी कि किस फ्रीक्वेंसी के रेंज में आपको क्या मिलता है? विजिबल रीजन मिलता है। तो आपको 400 रखना है और वैल्यू निकालनी है, 700 रखना है और न्यू की वैल्यू निकालनी है, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना भी सीख जाएंगे और आपको विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी रेंज भी पता चल जाएगी। ये तो मैंने आपको वेवलेंथ के पैरामीटर से बताया, आपको फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर से भी पता चल जाएगा। चलिए आगे क्या है कि जेम्स मैक्सवेल जो था वो किस पे काम कर रहे थे? जेम्स मैक्सवेल काम कर रहे थे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सेलरेशन में थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जिसकी आप बात कर रहे हो वो क्या हो रही है? फील्ड प्रोड्यूस कर रही है एक तरीके की, और ऐसी ही वेव्स को उसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था, जो उसको स्टडी करना था, वो जेम्स मैक्सवेल ने किया। और वो कैसे किया कि वो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल सिर्फ जब एक्सेलरेट करता है तो ना ही उसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जबकि चेंजिंग क्या होता है आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, और ये चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इसकी अपनी क्या होगी? चार्ज के कारण क्या आ गई? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक जैसी तो नहीं रहेगी, पहले कम थी फिर बढ़ेगी बढ़ेगी फिर एक्सेलरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आता जाएगा। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ये आप याद रखेंगे। चेंजिंग फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है आपके पास वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल काम कर रहे थे किसी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, मोशन में है, तो उसके मोशन, उसके रेगुलर मोशन से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो रहती नहीं है, स्पीड बढ़ती रहेगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी। और फील्ड के चेंज होने से, इलेक्ट्रिकल फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने ये ऑब्जर्व किया और ऐसी वेव्स को उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाई डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे पाते हैं, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्यों हम बोन्स के लिए हम एक्सरे ही यूज़ करते हैं, बोन डिटेक्शन के लिए या बोन फ्रैक्चर के लिए या इंटरनल बॉडी की किसी भी इंजरी को चेक करने के लिए हम एक्सरे ही क्यों यूज़ करते हैं? क्यों हम वहाँ पे विजिबल रेडिएशन नहीं डाल रहे? जबकि हमें पता है कि विजिबल रीजन में तो सारे हमें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो हमें आसान हो जाता, वो हमें एक्सरे ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखता। कितना ईजी हो जाता ना कि आप क्या करते, कलर्ड स्पेक्ट्रा लेते ताकि बोन्स भी आपको परफेक्ट दिखती। तो ऐसा क्या हुआ कि विजिबल रेडिएशन ना डाल के हम एक्सरे रेडिएशंस डाल रहे हैं। तो देखिए, हम किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देख क्यों पाते हैं? तो क्या है, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ही उस पर कोई भी लाइट डालेंगे वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और हमारी आईज तक जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए ये ह्यूमन की आई है, तो जैसे ही रेडिएशन आई, कोई भी लाइट है, मान लीजिए रूम में लाइट है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर जब आपकी आंखों तक जाती है तो आपको वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट शो हो जाता है, आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। पर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? वो लाइट यहाँ आई, टकरा के हमारी आंखों तक क्यों आई? ऐसा भी तो हो सकता था लाइट ट्रांसमिट हो जाती, इसमें से पास हो जाती। क्योंकि लाइट की क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आती है तो वो 3 पॉसिबिलिटीज के साथ आती है।
या तो वो लाइट आके टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या उसके अंदर पास होके क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, या वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो अब क्या है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता क्यों, आपको उस बात पे स्टडी करना है। तो हम क्या मान रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई बॉक्स है। अब बॉक्स अपने आप में मैटर है, और मैटर किस चीज़ से बना है, एटम से बना है। तो ये मान लीजिए बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है। यहाँ मैंने कुछ ही एटम्स दिखाए हैं, आप मान लीजिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स से ये मिलके बना है। और रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस अंदर से क्या है, खाली है, स्पेस ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वैकेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या मान सकते हो कि अगर आप क्या वो यहाँ पे अगर रेडिएशंस डालोगे तो वो रेडिएशन कहाँ आएंगी, एटम्स पे ही आएंगी, और एटम्स का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। तो मतलब क्या है कि वो बस ट्रांसमिट हो जानी चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए, मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होना चाहिए था, पास हो जानी चाहिए थी। पर क्या हुआ कि अगर इन रेडिएशंस का ऑर्डर हमारे पास पार्टिकल के ऑर्डर जितना नहीं है, इनके बराबर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मानिए कि ये कोई एक नेट है, एक जाल बना दिया हमने, और इस जाल का साइज इतना इतना है, हर एक बॉक्स का, इस जाल से जो बॉक्स बने हुए हैं उनका साइज इतना इतना है। अब यहाँ से किसी कैट को जाना है या किसी चींटी को जाना है, तो चींटी तो इन बक्सों में से आसानी से निकल के चली जाएगी इस जाल में से, पर क्या चींटी इतने छोटे से में घुस पाएगी, नहीं घुस पाएगी। तो वो क्या करेगी, आंट तो ट्रांसमिट हो जाएगी, इसके पार चली जाएगी, पर जो कैट है जो कि बड़ा साइज है, इसका ऑर्डर बड़ा है, तो वो इसके अंदर से पार नहीं हो पाएगी, तो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और रेडिएशन उन पे फॉल करती है। अब मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, मान लीजिए हमें बोन्स को ही देखना था, तो अगर हमने बोन्स को देखने के लिए उसका स्पेक्ट्रा निकालने के लिए, दैट इज नोन एज एक्सरे, तो आपने क्या किया, वहाँ विजिबल रीजन रेडिएशंस डाली आपने, कलर रेडिएशन जो होती हैं हमने वो विजिबल रीजन की डाली। तो हमने जैसे ही विजिबल रीजन की डाली, मतलब कैट को यहाँ से घुसाया, तो कैट जा ही नहीं पाई अंदर और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मतलब जो हमारे पास विजिबल रीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, मतलब उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रही, उसके आर पार नहीं जा पा रही और रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही। जबकि एक्सरे जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो क्या कर पा रही है, जो एटम का साइज है उसके साथ इंटरेक्शन कर पा रही है और उसके पार चली जा रही है। ये जो जाल बनाया गया है इज नथिंग बट द एटॉमिक स्पेस, जो एटम का स्मॉल साइज है। हमेशा आप याद रखिएगा, आगे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी कि मैटर सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है जितना उसके पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है। जैसे किसी पार्टिकल के किसी भी रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो उस वाले सिस्टम के जो एटम होते हैं उनके साइज के ऑर्डर जितना होगा तो वो उसको अपने अंदर अलाउ करेगी आने के लिए, अदरवाइज नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है कि रेडिएशन हमारे पास क्या हुई है, फॉल तो हुई, पर कैट जैसे कि बड़ा साइज है तो इसी तरीके से विजिबल रीजन भी हमारे पास काफ़ी बड़ा रीजन हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगी। तो आपको जो बोन्स हैं वो सिर्फ एक्सरे से या इजीली विजिबल हो पाएंगी, विजिबल रीजन से नहीं हो पाएंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा, ये था आपके पास जो था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब आप कैसे बोहर ने एक्सप्लेन किया कि कब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एज अ पार्टिकल नेचर शो कर रही हैं और कब एज अ वेव नेचर शो कर रही हैं। तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन सब इफेक्ट्स को अगर हम एज अ पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव जब कंसीडर कर रहे थे तो वो उसके रिजल्ट्स को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा था, ना प्रूव कर पा रहा था। तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहे तो क्या हम उसको पार्टिकल की तरह कंसीडर करें।
तो वहाँ से ये पार्टिकल की ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट आया, जिसको एज अ एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में, और जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे पढ़ेंगे उसमें फिर आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी, जिससे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो पाया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टिल नाउ आप लेक्चर्स देखिए, कंप्लीट लेक्चर देखिए, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको 400 टू 700 नैनोमीटर के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने हैं, एक बार इस वैल्यू को लेंगे और एक बार इस वैल्यू को c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा में पुट करके आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगले लेक्चर्स के लिए यूं ही बने रहिए। हैप्पी लर्निंग।